शहर के सबसे शानदार होटल में वर्चुअल आईटी की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। चारों तरफ अमीर और रसूखदार लोग जमा थे। ईशान, जो पिछले कई सालों से कंपनी में एक साधारण सहायक के रूप में काम कर रहा था, एक पुराने कुर्ते और साधारण चप्पलों में वहाँ खड़ा था। तभी उसकी पत्नी तन्वी, जो कंपनी की मार्केटिंग हेड थी, अपने ऊंचे रसूख वाले दोस्तों के साथ वहां पहुंची। ईशान को इस हालत में देखकर वह गुस्से से लाल हो गई। ईशान, तुम यहाँ इस हाल में क्यों आए हो? तन्वी ने उसे एक कोने में ले जाकर डांटा। मैंने साफ कहा था कि घर पर ही रहना। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मेरा पति एक मामूली चपरासी जैसा दिखता है? तन्वी, मैं तो बस तुम्हें बधाई देने आया था, ईशान ने नरमी से कहा। अपनी बधाई अपने पास रखो, तन्वी ने नफरत से कहा। तुम्हारी जगह इन कामयाब लोगों के बीच नहीं है। वेटर, इसे बाहर ले जाओ। यह हमारे मेहमानों का मूड खराब कर रहा है। पार्टी का मुख्य आकर्षण कंपनी के गुप्त संस्थापक मिस्टर वी के का आगमन था, जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। तन्वी का करीबी दोस्त और कंपनी का सीईओ राघव, जो हमेशा ईशान को नीचा दिखाता था, उसके पास आया। राघव ने जानबूझकर अपनी वाइन का गिलास ईशान के कुर्ते पर गिरा दिया। ओह, माफ़ करना, मुझे लगा यहाँ कोई पोछा मारने वाला खड़ा है, राघव ने ठहाका मारते हुए कहा। आसपास के लोग हंसने लगे। तन्वी भी अपनी नज़रें फेरकर मुस्कुरा दी। राघव ने एक खाली प्लेट ईशान की तरफ बढ़ाई और कहा, खाली खड़े रहने से अच्छा है कि टेबल साफ कर दो। कम से कम आज तो अपनी तनख्वाह हलाल करो। ईशान ने गहरी सांस ली और अपमान का घूंट पीकर चुप रहा। अचानक हॉल के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। मिस्टर वी के आ गए की गूंज सुनाई दी। राघव और तन्वी फूलों के हार लेकर दरवाजे की तरफ भागे। वहाँ एक लग्जरी कार रुकी, जिससे कंपनी का कानूनी सलाहकार बाहर निकला। वह किसी को ढूंढते हुए सीधा ईशान के पास पहुंचा। उसने सबके सामने ईशान के आगे सिर झुकाया और कहा, सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी नई नीतियों पर हस्ताक्षर चाहिए। हाल में मौत जैसी शांति छा गई। सलाहकार ने ईशान को एक मखमली ब्लेजर पहनाया, जो उसकी असली शख्सियत पर बिल्कुल जच रहा था। राघव सकपका कर बोला, यह क्या पागलपन है? यह तो ईशान है, एक साधारण क्लर्क। सलाहकार ने कड़क आवाज़ में कहा। सावधान राघव, तुम ईशान वर्धन से बात कर रहे हो, जो वर्चुअल आईटी के इकलौते मालिक और 90% शेयर्स के हकदार है। ईशान ने अपना वह मैला कुर्ता उतारकर राघव के हाथ में थमा दिया। उसकी आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प था। उसने तन्वी की ओर देखा, जो कांप रही थी। तन्वी, तुमने कहा था कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। तुमने 3 साल तक एक अमीर पति की तलाश की, जबकि तुम्हारे सामने एक सच्चा इंसान खड़ा था, जिसे तुमने कभी नहीं पहचाना। फिर ईशान ने राघव की ओर रुख किया। राघव, जिस पद का तुम्हें इतना घमंड है, वह आज से तुमसे वापस लिया जाता है। तुम इस कंपनी के लिए अनफिट हो। तन्वी रोते हुए ईशान का हाथ पकड़ने लगी। ईशान, मुझे एक मौका दो। मैं नहीं जानती थी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तन्वी, ईशान ने शांत भाव से कहा।
तुमने इंसान को नहीं, सिर्फ उसकी चमक को चाहा। आज से मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग है। ईशान बिना मुड़े वहाँ से निकल गया। पीछे रह गया तो बस तन्वी का पछतावा और राघव का खोया हुआ साम्राज्य। ईशान के जाने के बाद पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल गया। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ अहंकार का अंत और एक नई शुरुआत होती है। ईशान के हॉल से बाहर निकलते ही तन्वी वहीं फर्श पर बैठ गई। जो दोस्त अभी कुछ देर पहले उसकी तारीफ कर रहे थे, वे अब आपस में कानाफूसी करने लगे। देखा, आपने ही पति को नहीं पहचान पाई, कितनी लालची है, एक सहेली ने दूसरी से कहा। तन्वी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वह प्रेम के लिए नहीं बल्कि उस रुतबे के लिए था जो उसने अभी अभी खोया था। दूसरी ओर राघव बदहवास सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल से वह अपनी किस्तें और आलीशान जिंदगी कैसे बरकरार रखेगा। अगली सुबह ईशान अपने आलीशान ऑफिस के केबिन में बैठा था। उसने साधारण कपड़े ही पहने थे, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसके सचिव ने आकर फाइलों का ढेर रखा। सर, मैम, मेरा मतलब है, तन्वी जी बाहर खड़ी हैं, वह आपसे मिलना चाहती हैं, सचिव ने हिचकिचाते हुए कहा। ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, उसे अंदर भेजो। तन्वी अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। ईशान, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस चकाचौंध में अंधी हो गई थी। चलो घर चलते हैं, हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। ईशान ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया। वह तलाक के कागजात नहीं बल्कि तन्वी का ट्रांसफ़र लेटर था। तन्वी, तुम्हें शहर से दूर हमारी एक छोटी सी ब्रांच में भेजा जा रहा है। वहाँ तुम्हें एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करना होगा। अगर तुम वहाँ टिक सकी और लोगों की इज्जत करना सीख गई तो शायद किसी दिन तुम खुद को माफ़ कर पाओगी। हमारे रिश्ते का घर तो तुमने उसी दिन गिरा दिया था। राघव ने ईशान के पैरों में गिरने की कोशिश की। सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी सारी संपत्ति कर्ज पर है। ईशान ने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखते हुए कहा। राघव, तुमने मेरे कुर्ते को कूड़ेदान कहा था। मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है, बल्कि तुम्हारी हरकतों ने तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा। तुमने कंपनी के फंड्स में जो हेरा फेरी की है, उसके सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस के आने पर राघव की चीखें पूरी ऑफिस में गूंज उठी। यह उसके कर्मों का न्याय था। कुछ महीनों बाद ईशान ने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा श्रमिक कल्याण कोष के नाम कर दिया। उसने एक नियम बनाया कि उसकी कंपनी में किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होगा। एक दिन ईशान उसी पुराने होटल के सामने से गुजर रहा था जहां उसका अपमान हुआ था। उसने देखा कि एक गरीब बच्चा बाहर ठंड में ठिठुर रहा है। ईशान ने अपनी गाड़ी रुकवाई, अपना महंगा ब्लेज़र उतारा और उस बच्चे को पहना दिया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी मिस्टर वी के कहलाने में नहीं बल्कि किसी की ढाल बनने में है। 6 महीने बीत चुके थे। तन्वी अब शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कस्बे की ब्रांच में काम कर रही थी। वहाँ ना कोई लग्जरी कार थी, ना ही महंगे रेस्टोरेंट। उसे एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता था और रोज़ बस से दफ्तर जाना होता था।
शुरुआत में उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के सीधे साधे लोगों के बीच रहकर उसे समझ आया कि खुशी महंगे ब्रांड्स में नहीं बल्कि सुकून में है। उसने देखा कि वहाँ के लोग कम पैसों में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी एक खोखले नाटक जैसी लगने लगी। एक दिन कस्बे में भारी बारिश हो रही थी। तन्वी दफ्तर से घर लौट रही थी कि उसने देखा एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बीमार हालत में पड़ी है। बिना अपनी महंगी साड़ी की परवाह किए तन्वी कीचड़ में उतरी और उस महिला को सहारा देकर अस्पताल ले गई। उसने रात भर जागकर उन महिला की सेवा की। सुबह जब महिला को होश आया तो उन्होंने तन्वी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम बहुत नेक दिल हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने ईशान जैसे नेक इंसान को सिर्फ कपड़ों के आधार पर ठुकरा दिया था। आज उसे पहली बार सच्ची इज्जत महसूस हो रही थी। उसी अस्पताल के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। ईशान वहाँ उस कस्बे में एक नया स्कूल खोलने के सिलसिले में आया था। उसने दूर से तन्वी को देखा, बिखरे बाल, साधारण कपड़े और चेहरे पर थकान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ईशान उसके पास गया। तन्वी उसे देखकर चौंक गई, लेकिन इस बार वह उसके पैरों में नहीं गिरी और ना ही उसने माफ़ी की भीख मांगी। उसने बस इतना कहा, ईशान तुमने मुझे यहाँ भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। अगर मैं वहाँ रहती तो कभी जान ही नहीं पाती कि इंसानियत क्या होती है। मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब खुद की नज़रों में गिरना बंद कर चुकी हूँ। ईशान ने देखा कि तन्वी वास्तव में बदल चुकी है। अहंकार की जगह अब करुणा ने ले ली थी। ईशान ने धीमे से कहा, तन्वी मैंने तुम्हें सज़ा देने के लिए यहाँ नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए भेजा था। पद और पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र पाना मुश्किल होता है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। ईशान ने उसे वापस बड़ी कंपनी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस बार तन्वी ने कुछ अलग चुना। उसने कहा, ईशान मुझे वह ऊंचा पद नहीं चाहिए। मैं इसी कस्बे में रहकर तुम्हारे कल्याण कोष के जरिए इन गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। ईशान मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि उसका प्रतिशोध अब पूरा हुआ, क्योंकि उसने एक दुश्मन को नहीं हराया बल्कि एक इंसान को बदल दिया था। राघव जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहा था और ईशान व तन्वी भले ही पति पत्नी के रूप में साथ ना हो, पर मानवता के रास्ते पर एक साथ चल पड़े थे। समय बीतता गया। ईशान ने अपनी सफलता को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखा। उसने वर्धन फाउंडेशन के जरिए हजारों अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। वह अब भी सादगी से रहता था, लेकिन उसकी पहचान अब केवल एक बिजनेस टाइकून की नहीं बल्कि एक मसीहा की बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राघव जेल से बाहर तो आ गया था, लेकिन समाज ने उसे ठुकरा दिया था। वह जिस अहंकार के रथ पर सवार था आज उसी की धूल में मिल चुका था। वह छोटे मोटे काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था,
पर उसकी पुरानी साख ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। एक शाम ईशान अपनी गाड़ी से एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक लाचार आदमी बैठा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और हाथ में एक पुराना कटोरा है। वह और कोई नहीं, राघव था। ईशान गाड़ी से उतरा। राघव ने जैसे ही उसे देखा वह अपनी नज़रें ज़मीन में गड़ा बैठा। उसे याद आया कि कैसे उसने इसी तरह के फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया था। ईशान ने बिना एक शब्द कहे राघव के हाथ में कुछ पैसे नहीं बल्कि एक जॉब ऑफर लेटर रखा। वह उसकी अपनी कंपनी में नहीं बल्कि एक गौशाला में सेवा करने का काम था। ईशान ने कहा, राघव, नफरत करना आसान है लेकिन किसी को गिरने के बाद उठाना ही असली इंसानियत है। यह तुम्हारे सुधार का आखिरी मौका है। राघव की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने ईशान के पैर छू लिए। आज उसे पद नहीं, संस्कार की कीमत समझ आई थी। समय का पहिया 10 साल आगे बढ़ चुका था। वर्धन कार्प अब केवल एक कंपनी नहीं बल्कि ईमानदारी का प्रतीक बन चुकी थी। ईशान अब बूढ़ा हो चला था लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। तन्वी ने कस्बे में रहकर एक ऐसा स्कूल खड़ा कर दिया था जहां गरीब बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि नैतिक मूल्य भी सिखाए जाते थे। उसने उस स्कूल का नाम रखा था ईशान संस्कार केंद्र। एक दिन ईशान के पास उसका पोता आया। उसने फटी हुई जीन्स और एक महंगा ब्रांडेड टी शर्ट पहना था। उसने शिकायत की, दादाजी, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता हूँ जबकि उनके पास महंगी कारें हैं। ईशान धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी अलमारी से एक पुराना संदूक निकाला और उसमें से वही पुराना फटा हुआ कुर्ता निकाला जिसे पहनकर उसका कभी अपमान हुआ था। उसने अपने पोते से कहा, बेटा, यह कुर्ता फटा हुआ है लेकिन इसने मुझे वह सिखाया जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसने मुझे सिखाया कि जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी असली पहचान है और जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी असलियत है। तन्वी अब ईशान की एक अच्छी दोस्त और सलाहकार बन चुकी थी। वे अक्सर शाम को साथ बैठकर उन पुराने दिनों को याद करते थे। तन्वी ने एक दिन पूछा, ईशान, क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया? ईशान ने ढलते सूरज की ओर देखते हुए कहा, तन्वी, माफ़ी उसे दी जाती है जिसने गलती की हो। तुमने तो खुद को पूरी तरह बदल लिया। आज जो तुम हो उस तन्वी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम सब अपनी गलतियों से ही बनते हैं। राघव जो गौशाला में सेवा करता था अब वहाँ का मैनेजर बन चुका था। वह अब किसी का अपमान नहीं करता था बल्कि हर आने वाले मेहमान का स्वागत हाथ जोड़कर करता था। कहानी वहाँ समाप्त होती है जहाँ से शुरू हुई थी, एक बड़ी पार्टी में। लेकिन इस बार यह पार्टी किसी कंपनी की वर्षगांठ की नहीं बल्कि तन्वी के स्कूल के बच्चों के ग्रेजुएशन की थी। मंच पर ईशान खड़ा था। उसने वहां मौजूद अमीर माता पिता और गरीब बच्चों से एक ही बार कही, कपड़े अगर फटे हों तो उन्हें सिला जा सकता है लेकिन अगर नियत फटी हो तो उसे भगवान भी नहीं सिल सकता।
अपनी सफलता का नाप अपने बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उन लोगों की संख्या से करना जिनकी आँखों के आंसू तुमने पोंछे हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।